अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम योगी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा में सीएम चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजनांदगांव से हमारी संवाददाता नीरा साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीरा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजनांदगांव के साथ साथ अन्य जिलों के दौरे पर भी रहेंगे, और क्या कुछ जानकारी है सीएम योगी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल। आज जो है राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे को भारी मतों से विजयी बनाने का पार्टी का अभियान अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है और पार्टी के नेता व कार्यकर्ता पूरे संसदीय क्षेत्र में पार्टी को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार अभियान को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद आज जो है देश के स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज आम सभा होने जा रही है। और भाजपा मीडिया सेल के जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ जो है आज 21 अप्रैल दोपहर 11:30 बजे जो है कुज्जी विधानसभा के ग्राम कुमरदा में पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में विराट चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और सभा के लिए जिला भाजपा ने ऐतिहासिक तैयारियों को अंजाम दिया है। सभा स्थल को भाजपा के झंडे, बैनर, फ्लेक्स व कटआउट से आकर्षण स्वरूप सजाया गया है। पार्टी द्वारा योगी जी का भव्य स्वागत करने हेतु तैयारियां भी की जा रही है। और भीषण गर्मी को देखते हुए आम जनता के लिए भी बैठक व्यवस्था व पीने के पानी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पार्टी के लोकसभा क्लस्टर प्रभारी व पूर्व मंत्री राजेश मुड़क, लोकसभा संयोजक मधुसूदन यादव, सह संयोजक दिनेश गांधी व नीलू शर्मा या भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल देर रात तक तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारी सौंपी है। और सभा की सफलता के लिए खुज्जी व डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता को पूरी ताकत झोंक रखी है। जी, अगर हम बात करें राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन वहां दो पार्टियों के जो स्टार प्रचारक है वो दौरे पर आ रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी दौरे पर आ रही है, दूसरी तरफ सीएम योगी दौरे पर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजनांदगांव में मोदी का मैजिक चलेगा या राहुल की यात्रा कमाल करेगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है दोनों अपनी अपनी ताकत झोंकने के लिए राष्ट्रीय लेवल के नेताओं का यहाँ पे दौरा हो रहा है। और एक ही रूट पे एक जो है डोंगरगांव विधानसभा और जस्ट प्रियंका गांधी जो सभा लेगी और उसके 10 किलोमीटर के अंतराल में योगी आदित्यनाथ का सभा स्थल बनाया गया है। तो दोनों का जो एक प्रकार के जंगी प्रदर्शन में लगे हुए हैं और अंतिम से 4 दिन ही बचा है चुनाव को। तीन लोग जो है लगातार अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुला के और इस तरह से दोनों जो है अपने ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं राजनांदगांव जो है एक हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। और यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जो पार्टी के लोग जो है यहाँ पर उनको आजमाने के लिए यहाँ प्रत्याशी के रूप में उनको झोंके हैं। जी, अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा उनके वास्तविक मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे की बात यहाँ पर जैसे जब भी चुनावी दौर होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर बार के चुनावी दौर पे अक्सर किसानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं और किसानों को, मेन किसानों को मुद्दा लेके करते हैं। लेकिन आखिरकार किसानों के हित में ऐसा कोई खास कोई काम नहीं होता। युवाओं को लेके बात करते हैं तो आज तक युवाओं के लिए कोई ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था या बड़ी ऐसी कोई बातें बस चुनावी माहौल में बस बातें होती है। बट इस तरह से धरातल पे कहीं पर कोई किसानों की कोई हित की बात होती है और नहीं युवाओं के लिए और राष्ट्रवाद महिलाओं की। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाले गए थे जिसमें धरातल पे बहुत सारी बातें हुई है। राष्ट्रवाद मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं उन्होंने 2019 के चुनाव में उन्होंने बोले थे कि सारे गांव से लेके शहर तक की जो है कच्चे मकान को पक्का बनाने का, तो उनकी गारंटी कहीं ना कहीं पूरे देश भर चली है। जी,
वहीं अगर हम बात करें जो पार्टियां आती हैं चुनाव प्रचार करती हैं, उनके नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वादे जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देते। चुनाव खत्म होने के बाद सभी वादे गायब हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो भी पार्टी, जो भी प्रत्याशी हो या जो भी पार्टी के लोग हो, चुनावी रण में आते हैं तो लगातार कई बार कांग्रेस के लोग लगातार, या आम जनता भी कई बार जो है बीजेपी के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं लापता के रूप में यानी उनको यानी एक नारा दिया हुआ है कांग्रेस द्वारा, जो है लापता सांसद को भगाना है। तो इस तरह से रोप प्रत्यारोप दोनों के ऊपर लगा रहे हैं, और रियल में ऐसा धरातल पे ऐसा कोई काम दिखते नहीं है। लेकिन जनता जो है उनकी अपने अपने मत के अनुसार से, अपने मतदाता के माध्यम से प्रत्याशियों का चयन करते हैं। अब तय यही करेंगे मतदाता जो है किसको मतदान करना है। ये तो अब मतदान 26 अप्रैल को ही मतदाता जो है मतदान के माध्यम से तय करेंगे। जी, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं। उन वादों की बात करें तो कितने वादे जमीनी स्तर पर पूरे हुए हैं और कितने भुला दिए गए हैं? हाँ जी, अभी लगातार कम समय में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बहुत सारे वादे जो है, किसानों का जो बोनस, 2 साल का जो बचा बोनस को, और 3100 धान खरीदी की जो बात किए थे वो भी सरकार बनते ही 3100 किसानों का भी कहीं ना कहीं वादा पूरा किए। महिलाओं के लिए महतारी वंदन की योजना की बात किए थे, वो भी लगातार जो है अभी अपने कार्यकाल 3 माह के कार्यकाल में महिलाओं के लिए जो महतारी वंदन की योजना वो भी कहीं ना कहीं पूरी हुए। और वहां पर भाजपा का कहना है कि लगभग 90% जो है उन्होंने जो वादा किए थे वो सारे वादे जो है पूरा किए हैं 3 महीने में। जी। कहीं ना कहीं चुनाव में जातिवाद एक अहम मुद्दा होता है। पार्टियां जातिवाद को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधती है। अगर हम राजनांदगांव के जातिगत समीकरण की बात करें तो वहां का जातिगत समीकरण क्या कहता है? जी, यहाँ पर जो है पिछड़ा, राजनांदगांव जिले में पिछड़ा वर्ग और आदिवासी का बहुमूल्य क्षेत्र है, और कहीं न कहीं सभी जगह जो है जातिवाद के आधार पे प्रत्याशियों को भी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, जातिगत के अनुसार से प्रत्याशी भी चयन करते हैं। और इस तरह से आज हमारे जो राजनांदगांव लोकसभा जो है उसमें पिछड़ा वर्ग और आदिवासी की ज्यादा जनसंख्या है। उस हिसाब से जो है भाजपा जो इस बार सामान्य वर्ग के उनको दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह जो है जातिगत को देखते हुए, साधते हुए प्रत्याशियों को उतारा जाता है, जिससे सामाजिक तौर पे उनको भारी वोट मिले और उन बहुमत के आधार पे वो जीत हासिल करें। जी, अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की और सभाओं की, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक अलग ही रहती है। वो अपने दिग्गज नेताओं को भेज रही है चुनाव प्रचार और सभा के लिए, लेकिन वही कांग्रेस से उतना चुनाव प्रचार या फिर जनसभाएं नहीं देखी गई हैं। क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है? जी, अब इसके बारे में जैसे लगातार जो है बीजेपी के जो है लगातार जो है राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता जो है जनसभा लेने आ रहे हैं, और लगातार जो है कार्यकर्ता एक अनुशासन के साथ काम करते हैं। वहाँ पे आपसी मतभेद भी होता है तो ऊपर उजागर नहीं होता, लेकिन कांग्रेसियों में लगातार जो है छोटी छोटी वाद विवाद को लेके, मन मुटाव को लेके सीधे मीडिया के सामने या सोशल मीडिया में लगातार वायरल होते हैं। अभी तो लगातार जो है जिला यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के जो है लगातार अभी भाजपा ज्वाइन किए हैं, अनेक लोग इस्तीफा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अभी स्थिति जो है कांग्रेस का कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। बट अब मतदान के बाद ही पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। जी नीरा जी, आपने कांग्रेस के अंदर मतभेद की बात की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर काफी मतभेद देखने को मिला। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और कई बड़े बदलाव भी हुए। इसी के साथ ही कई कांग्रेस के जो विधायक और कार्यकर्ता हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। इसका कितना असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव पर?
इनका विधानसभा चुनाव में जो है सिर्फ आपसी मतभेद की ही वजह से इन लोग अपने में लड़ बैठे थे और जी। आपसी मतभेद के कारण ही इनको विधानसभा सीट इन लोग को खोना पड़ा है। मुख्यमंत्री का जो पद जो आज भाजपा की कांग्रेस की जो सरकार गई है सिर्फ इन आपसी मतभेद की ही वजह से है। और ये अभी लोकसभा चुनाव में भी काफी असर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे विधानसभा चुनाव होने के बाद ही तो लगातार जो है कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता लोग जो है लगातार इस्तीफा दिए हैं और बहुत सारे वही लोग जो इस्तीफा दिए हैं, जो कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन किए, वही लोग ही बयानबाजी उनके ऊपर लगातार बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। जी जी नीरा जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।